तो चलिए दोस्तों, अब हम देखते हैं मोटे मोटे तौर पे कि एक बायोइन्फॉर्मेटिशियन को वाकई में क्या क्या करना होता है। तो बायोइन्फॉर्मेटिक्स को या किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को जो कि काम करता है वो जनरली दो पर्सपेक्टिव में काम करता है। तो दोनों को समझते हैं एक एक करके। तो पहला होते हैं जो बायोइन्फॉर्मेटिशियन होते हैं वो कौन से होते हैं? कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिशियन, कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स जो पढ़ के आते हैं। दूसरी तरफ दोस्तों होते हैं जो एप्लीकेशंस पढ़ के आते हैं बायोइन्फॉर्मेटिक्स की, एप्लीकेशंस या तो एप्लीकेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स। दोनों में फर्क समझते हैं कि इसमें टास्क का क्या लेना देना है। जो कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स पढ़ के आते हैं, कंप्यूटेशनल में ज़्यादा झुकाव होता है जिन बायोइन्फॉर्मेटिशियन का, वो जनरली 3 काम से ज़्यादा मतलब रखते हैं। पहला है उनमें से एल्गोरिथम डेवलपमेंट, दूसरा है सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, तीसरा है दोस्तों डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, डेटाबेस कंस्ट्रक्शन या आप कह सकते हैं डेटाबेस डेवलपमेंट। एल्गोरिथम डेवलपमेंट का मतलब क्या है? किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए जो हमें फॉर्मूला लगाना पड़ता है उसे क्या बोलते हैं हम? एल्गोरिथम, जो कि मशीन्स में काम करता है। उसके बाद हमारा क्या होता है? प्रोग्राम बनता है जिसको हम बोलते हैं क्या? सॉफ्टवेयर। तो मोटे मोटे तौर पे अगर ये समझे तो कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिशियन एक तो एल्गोरिथम बनाने का काम करता है, दूसरा काम क्या करता है? सॉफ्टवेयर बनाने का काम करता है। सॉफ्टवेयर मतलब जैसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स हो गए हमारे, जो कि बायोइन्फॉर्मेटिक्स की थोड़ी बहुत उनको नॉलेज होती है बट वो कंप्यूटर की फील्ड में ज़्यादा अच्छे से काम कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर बनाना बायोइन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड, जैसे डॉकिंग सॉफ्टवेयर हो गए हमारे, और मेगा सॉफ्टवेयर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर है मेगा, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस, और दूसरा है फाइलिप, वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर है। तो ऐसे सॉफ्टवेयर बनाना ये भी क्या है? कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिशियन का ही काम है। तीसरी चीज़ जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है डेटाबेस कंस्ट्रक्शन, डेटाबेस बनाना जहाँ पे हम अपने सीक्वेंसेस, स्ट्रक्चर्स और भी अलग अलग तरीके का बायोलॉजिकल डेटा को क्या करते हैं? स्टोर करते हैं। कुछ एग्जाम्पल बता दूं आपको अच्छे से डेटाबेसेस की जो कि वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं। तो उनमें से सबसे पहला नाम है NCBI का, नेशनल सेंटर फॉर बायोटेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन। दूसरा है यूनिप्रोट, प्रोटीन के सीक्वेंस का डेटाबेस है स्पेसिफिकली। PDB, प्रोटीन डेटा बैंक। और अगर आपको मैं गिनवाऊं तो कैग हो गया, एक वर्ल्ड वाइड मोस्ट पॉपुलर है, जापान का पोर्टल है, क्योटो एनसाइक्लोपीडिया फॉर जीन्स एंड जीनोम्स। कैग एक वास्ट डेटाबेस बन चुका है, इंटीग्रेटेड डेटाबेस आज के टाइम में। एक है EMBL और एक है एक्सपेसी। तो बहुत सारे हैं, ये पॉपुलर वाले हैं। EMBL का मतलब है यूरोपियन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लेबोरेटरी। एक्सपेसी इसी तरीके से अलग अलग टूल्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो ये सब क्या है? एक तरीके से कंप्यूटेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स के टास्क हैं। अब हम आते हैं एप्लीकेशनल बायोइन्फॉर्मेटिक्स की तरफ। जो लोग बायोलॉजी में जिनका ज्यादा रुझान होता है और जिनको थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, कंप्यूटेशनल की भी होती है, कंप्यूटर की थोड़ी बहुत नॉलेज होती है, तो उन लोगों के लिए क्या काम होते हैं? तो उन लोगों के काम समझते हैं। तो दोस्तों एप्लीकेशन के तौर पे देखें तो यहाँ पे 3 क्लासेस बनती हैं। पहली तो है सीक्वेंस एनालिसिस, दूसरी क्या है दोस्तों? फंक्शन एनालिसिस, तीसरी क्या है दोस्तों? स्ट्रक्चर एनालिसिस। तीनों को दोस्तों एक एक करके समझते हैं अब। तो सबसे पहला था हमारा क्या? सीक्वेंस एनालिसिस। सीक्वेंस एनालिसिस में ऐसे कौन कौन से काम आ सकते हैं जो कि कोई भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन करता है, उसको परफॉर्म करता है? तो सबसे पहला काम है क्या? सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग। सीक्वेंस डेटाबेस सर्चिंग, इसको आप इस तरीके से समझ सकते हैं कि सीक्वेंसेस सर्च करना, और ऐसे मल्टीपल n नंबर ऑफ डेटाबेसेस हैं जिसमें हमारे सीक्वेंसेस अवेलेबल हैं। तो वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर जो डेटाबेस है जिसके अंदर हमारे सीक्वेंसेस हैं प्रोटीन्स के लिए, यूनिप्रोट है, वो जेन बैंक है एक, वो न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए मोस्ट पॉपुलर है। तीसरा DDBJ, ठीक है, ये भी किसके लिए? न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस के लिए मोस्ट पॉपुलर है। और भी कई सारे डेटाबेसेस हैं, मैं अगर नाम लिखने लगूंगा तो पूरा पेज ही भर जाएगा। जो दूसरा टास्क हो सकता है वो क्या है सीक्वेंस एनालिसिस के अंदर? वो है सीक्वेंस अलाइनमेंट, जो कि हम पहले पढ़ चुके हैं अभी। 2 या 2 से ज्यादा सीक्वेंस को कंपेयर करना, उनको अलाइन करना एक प्रॉपर वे में, और उसके बाद चेक करना कि कौन कौन से सीक्वेंसेस, स्पीशीज के सीक्वेंसेस किन किन स्पीशीज से ज्यादा रिलेटेड हैं। ये सब चीजें इसमें आती हैं सीक्वेंस अलाइनमेंट में, चेक करते हैं हम। अब इसका सबसे बड़ा जो इस्तेमाल होता है दोस्तों वो भी आपको बता दूं, डिटेल में नहीं जाऊंगा बट आपको एक अप्रोच समझा दूं क्या है। मान लीजिए कोई नई डिजीज आती है, मान लीजिए कोविड-19 ही आया है। स्टार्टिंग में जब आया होगा कोविड, तो वायरस का ज्ञान किसी को भी नहीं होगा कि भाई ये कैसा स्ट्रेन है, किस तरीके का वेरिएंट है। तो हुआ क्या? सबसे पहले इसका पहले सीक्वेंस स्टडी किया गया। सीक्वेंसिंग करके क्या करा हमने? सीक्वेंस इसका आइसोलेट कर लिया। सीक्वेंस
इस सीक्वेंस को हमने क्या करा, डेटाबेस से कंपेयर करा। डेटाबेस से कंपेयर करा तो क्या बना हमारा फाइलोजेनेटिक ट्री। तो फाइलोजेनेटिक ट्री जब बना तो उसके बेसिस मान लीजिए ये हमारा कोविड-19 है और ये कोई और डिजीज है, तो हमें उससे ये पता चला कि भाई ये डिजीज इस डिजीज से ज्यादा रिलेटेड है और इसके बेस पर जो दवाई इस डिजीज को ट्रीट करने में हम देते हैं, हमने क्या करा, उसी दवाई को कोविड-19 के पेशेंट्स को भी ट्रीट करने के लिए असाइन की। तो ये होता है सबसे बड़ा सीक्वेंस अलाइनमेंट का फायदा और फाइलोजेनेटिक ट्री का फायदा, वो भी अभी आपको मैं बताऊंगा। एक और एग्जांपल से आप इसको समझ सकते हैं। मान लीजिए कोई भी नई डिजीज आती है तो उसको क्या करते हैं हम, उसका सीक्वेंस अलाइनमेंट करते हैं। कोई भी डिजीज D1 है, मान लीजिए नई आई है, समाज में फैल गई, कंट्री में फैल गई, ठीक है, कम्युनिकेबल डिजीज है, तो क्या करेंगे, इसके जीनोम को स्टडी करेंगे या इसके इफेक्ट को स्टडी करेंगे, फिर उसको उसी तरीके से डेटाबेस से कंपेयर करके फाइनली हम एक कंक्लूजन निकालते हैं। तो वो सब सारी चीजें किस में आती है, सीक्वेंस अलाइनमेंट में आती है। दोस्तों आई बात समझ में। अगर डीएनए का वायरस है तो डीएनए उसका स्टडी करते हैं, कंपेयर करते हैं, सीक्वेंस उसके कंपेयर करते हैं, या अगर आरएनए वायरस है तो आरएनए क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं। तो ये सब चीजें क्या होती है, हमारी सीक्वेंस अलाइनमेंट में आती है। तीसरा जो टास्क हो सकता है वो क्या है, जीनोम कंपैरिजन। जीनोम कंपैरिजन जो कि हमारा सीक्वेंस एनालिसिस का एक पार्ट है। ये भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन जनरली परफॉर्म करते हैं। अलग अलग जीनोम को कंपेयर करना अलाइनमेंट करके ही होता है। बाय द वे मैंने टूल्स आपको बताए थे, क्लस्टल, ओमेगा, टी कॉफी, है ना। तो इस तरीके से ये टूल्स हैं कुछ। जो हमारा अगला टास्क है सीक्वेंस एनालिसिस में वो है जीन एंड प्रोमोटर प्रिडिक्शन। जीन एंड प्रोमोटर प्रिडिक्शन, जीन की जब बात हो रही है, जीन मैपिंग भी और जीन आइडेंटिफिकेशन भी, दोनों एक ही चीज़ की बात हो रही है इसमें, ठीक है। और प्रोमोटर प्रिडिक्शन, प्रोमोटर ऐसे सीक्वेंसेस होते हैं डीएनए पे जो कि ट्रांसक्रिप्शन इनिशिएट करवाते हैं। वो भी आपको बताऊंगा जब कभी डिटेल में इस टॉपिक को पढ़ रहे होंगे। अभी बस आपको ये समझने कि सीक्वेंस एनालिसिस में कौन कौन से टास्क होते हैं जो कि बायोइन्फॉर्मेटिशियन को करने होते हैं। इसी तरीके से और कुछ होते हैं जैसे कि मोटिव डिस्कवरी। ये कुछ कंजर्व्ड सीक्वेंसेस होते हैं, प्रोटीन पे कंजर्व्ड होते हैं, प्रोटीन सीक्वेंसेस पे, ठीक है। प्रोटीन स्ट्रक्चर पे भी होते हैं हमारे मोटिव, बट हम यहाँ पे सीक्वेंस की बात कर रहे हैं क्योंकि सीक्वेंस एनालिसिस से हम डील कर रहे हैं जनरली। तो ये चीज़ है। इसी तरीके से एक और होता है फाइलोजेनी। फाइलोजेनी में जनरली हम किसका एनालिसिस करते हैं, सबसे ज़्यादा एनालिसिस करते हैं फाइलोजेनेटिक ट्री। फाइलोजेनेटिक ट्री के लिए वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर टूल है जो सॉफ्टवेयर यूज करते हैं हम, कौन सा करते हैं, मेगा। मेगा एक ऐसा सॉफ्टवेयर है, मॉलिक्यूलर एवोल्यूशनरी जेनेटिक एनालिसिस। ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो हर तरीके का फाइलोजेनेटिक ट्री बना के देता है, हर तरीके का। दूसरी तरफ है क्लस्टल ओमेगा, क्लस्टल डब्लू, इससे भी हमारा एक फाइलोजेनेटिक ट्री बनता है अलाइनमेंट के बाद। तीसरा है फाइलोजेनी.fr, फ्रांस का पोर्टल है, इसको आप ट्राई कीजिएगा, मैंने काफी पहले इसको चलाया हुआ है। तो फाइलोजेनी.fr भी एक तरीके का क्या है, ये भी, इससे भी हम फाइलोजेनेटिक ट्री प्रोड्यूस करते हैं। इसमें अलाइनमेंट भी आप कर सकते हैं, लेकिन सबसे जो मोस्ट पॉपुलर है वो कौन सा है, मेगा। आपको याद रखना, क्लस्टल डब्लू। आई बात समझ में। तो ये हो गए सीक्वेंस एनालिसिस से रिलेटेड कुछ ऐसे टास्क जो कि किसी भी बायोइन्फॉर्मेटिशियन को करने होते हैं। अब समझ